वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द असर्शंस दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। फिर उन असर्शंस के लिए हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा वेरियस असर्शंस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड। असर्शंस वही हैं चार: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फिर बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स टू एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस। यहां पर अब एक नया टॉपिक दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर वैल्यूएशन एंड लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तीन टॉपिक हैं जहां पर आपको लर्निंग करनी है। नंबर 1 BRS की वेरिफिकेशन, नंबर 2 डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो एज पर अगेन SA 505 चलेगा, एंड लास्ट वन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर शेड्यूल 3। असर्शंस की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस: to establish the existence of cash and cash equivalent as at the year end, whether at the balance sheet date the cash and cash equivalent shown in the balance sheet actually exist or not. Thereafter, completeness: all items of cash and cash equivalent that are supposed to be recorded in the books of account have been actually recorded at the balance sheet date. Cash and cash equivalent balances that were supposed to be recorded have been recorded in the balance sheet. Third one, valuation: cash and cash equivalent have been valued appropriately. And last one, presentation and disclosure: disclosures for cash and cash equivalents are being given as per the requirements of applicable financial reporting framework, or you can say appropriately presented and disclosed. अब बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस। एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने इससे पहले बोरोविंग्स की, ट्रेड रिसीवेबल्स की एग्जिस्टेंस को चेक किया, उसी तरह से यहां पर भी एग्जिस्टेंस को चेक करना है। लेकिन क्योंकि इनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जैसे इन्वेंट्री का होता है, तो यहां पर जो एक प्रोसीजर आएगा दैट इज कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कैश एट द बैलेंस शीट डेट। लेकिन यदि बैलेंस शीट डेट पर कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, देन आप बैलेंस शीट डेट से पहले या बैलेंस शीट डेट के बाद भी कैश की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और जिस डेट को वेरीफाई किया से लेकर बैलेंस शीट डेट के बीच में जो कैश की मूवमेंट हुई है उसको आपको एग्जामिन करना है और उसके रिलेशन में एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। If not feasible to physically verify the cash at the balance sheet date, it may be carried out on surprise basis at any time shortly before or after the balance sheet date। और जो वेरिफिकेशन की डेट है से लेकर जो बैलेंस शीट डेट की वेरिफिकेशन की डेट, बैलेंस शीट की डेट है, उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड रिकंसाइल द बैलेंस shown in the financial statement with the result of physical verification considering the transaction for the intervening period। तो सबसे पहला प्रोसीजर एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन में आ जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कैश। नंबर 2,
यदि एक से ज्यादा कैश बैलेंसेस हैं, if there are more than one cash balances like cashier, petty cashier, branch cashier, impressed balances with the employee, तो जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं, that should be carried out for all such balances at the same time. All needs to be checked simultaneously so that shortage in one is not made good by transfer from other. Third one, it is desirable for cashier to be present while the cash is being counted, and he should sign the statement containing the details of cash balance counted along with the denomination of cash. If there is any rough cash book और डेली कैश की ट्रांजैक्शन को सेपरेटली एक रिकॉर्ड में मेंटेन किया जा रहा है, डिटेल्स ऑफ डेली बैलेंसेस आर केप्ट सेपरेटली, टेस्ट द एंट्रीज फ्रॉम द रफ कैश बुक विद दोस इन द कैश बुक सो दैट इट कैन बी प्रूव्ड दैट ट्रांजैक्शंस एंट्रीज आर करेक्ट. फिफ्थ, if auditor find any slip, cheat, IOU, that is IOU, in respect of any advances paid to the employees, कि मुझे आपसे इतने पैसे लेने हैं, it shall be included as part of cash balance. check क्या इन चिट्स को, IOU को, whether they are in such advances को अप्रूव किया गया था by authorized official. Perform cash sensitivity analysis by compiling a summary of total cash receipt and payment each month and analyzing the trend to check क्या किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, और यदि कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन फाइंड आउट होती है, ऑडिटर नीड टू आस्क रीजन फॉर सच वेरिएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. एनालाइजिंग द ट्रेंड्स टू सी वेदर देयर हैव बीन एनी वेरिएशन इन एनी स्पेसिफिक मंथ एंड रिक्वेस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट. सो एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आपका आया है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कैश एट द बैलेंस शीट डेट. लेकिन यदि बैलेंस शीट डेट पर यह फिजिबल नहीं हो पा रहा, सरप्राइज बेसिस पर आप नियर किसी भी डेट पर फिजिकल वेरिफिकेशन करें और फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट से बैलेंस शीट डेट के बीच में जो इंटरवीनिंग पीरियड में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको रिकंसाइल करें. देयर आफ्टर यदि एक से ज्यादा कैश बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, कैशियर, पेटी कैशियर, ब्रांच कैशियर, इंप्रेस्ड बैलेंसेस, तो आपको इन फिजिकल वेरिफिकेशन को साइमल्टेनियसली चेक करना है सो दैट इस पॉसिबिलिटी को कि एक जगह पर शॉर्टेज हो रही है उसको कवर अप किया जा रहा है फ्रॉम द अनदर प्लेस, अवॉइड किया जा सके. तीसरा पॉइंट, कोशिश करिए cashier is to be present at the time when the cash is being counted, and जो statement है that contains the detail of cash balance should be signed by the cashier. Fourth point, यदि कोई रफ कैश बुक बनाई गई है या डेली कैश बैलेंसेस या डेली कैश ट्रांजैक्शंस की कोई डिटेल बनाई गई है, check the entries in the rough cash book with the entries in the main cash book to prove that entries are correct. यदि ऑडिटर को कोई स्लिप, चीट, IOU मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एडवांस बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉय, देन ऑडिटर नीड टू चेक वेदर सच ट्रांजैक्शंस आर अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल. नेक्स्ट, कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस करिए. कैसे? by compiling a summary of total cash receipt in a month, total cash payment in a month, और मंथ वाइज जो एनालिसिस है देखिए, ट्रेंड को देखिए, कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन आ रही है किसी मंथ में, देन आस्क एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट. सो these are the points in relation to audit procedures for establishing the existence of cash and cash equivalent.
एक काम और करिएगा, एग्जाम में हो सकता है ये पॉइंट्स एज सच एग्जैक्टली याद ना आए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस चैप्टर की लेंथ का आपको अंदाजा होता चला जाएगा, और शायद अब तक हो भी चुका होगा। टॉपिक बहुत ज्यादा है, बट कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव नेचर के हैं, नॉन टेक्निकल हैं, सिंपल हैं। तो कितने पॉइंट्स लर्न रह पाते हैं, कितने नहीं रह पाते हैं, वो एग्जाम हॉल में पता चलेगा। बट कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर को आप एप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंट करें। बेशक बेशक एग्जैक्ट पॉइंट यदि याद नहीं भी आ रहे, देन जो आपको रीजनेबल वेरिफिकेशन पॉइंट नजर आपको उस टाइम पर समझ में आए, तो आप उस चीज को उस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके लिखिएगा। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन, इसे आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, जनरल, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन के क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं। उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बीआरएस का, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर का, या फिर इसका डिस्क्लोजर भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। obtain BRS for all the bank accounts that are being maintained by the entity as at the reported period and understand कितने पीरियड के ऊपर बीआरएस को बनाया जाता है। अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रोसेस एंड पीरियोडिसिटी ऑफ मेकिंग द बीआरएस। तो जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब की बीआरएस एट द बैलेंस शीट डेट कलेक्ट करिए, अंडरस्टैंडिंग करिए उन प्रोसेसेस की जिनके थ्रू बीआरएस को बनाया जाता है। जो ये बीआरएस बनाई गई है, दैट शुड बी मेड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, या आप कह सकते हैं बीआरएस इज साइंड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी असाइन्ड इन केस ऑफ एनी एरर्स। वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? टैली द बैलेंस एज पर बैंक बुक टू द बैंक कंफर्मेशन और द बैंक स्टेटमेंट। तो जो एज पर कैश बुक बैलेंस आपका है, बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको क्रॉस चेक करिए विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 10 लाख का बैलेंस है, एज पर बैंक स्टेटमेंट 15 लाख का बैलेंस है, तो उसके बीच में जो डिफरेंसेस है 5 लाख का, उसके लिए आप रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। चेक्स इशूड, चेक्स डिपॉजिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, या कोई डुप्लीकेट एंट्री है, तो जो भी सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं उनकी चेकिंग करिए। चेकिंग ऑफ all the significant reconciling item included under checks issued but not presented for the payments. For all cases जहां पर चेक 3 महीने से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, checks become stale, that is 3 months or more have lapsed since the issue date. Same should not appear in the BRS and should be instead taken back to the liabilities. ये क्या हुआ? मान लीजिए मैं 31 मार्च 25 की बात करता हूं, हमारे क्लाइंट ने एक चेक इशू किया 1 दिसंबर 2024 को 2 लाख रुपए का मिस्टर एक्स को। 2 लाख का चेक इशू किया मिस्टर एक्स को, तो क्लाइंट ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर दी थी? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसने अपने बैंक के बैलेंस को क्रेडिट कर दिया, तो 2 लाख रुपए का उसका बैलेंस कम हो गया, और जिस पार्टी को दिया उस अकाउंट को, पार्टी को डेबिट कर दिया कि मैंने तुम्हारे 2 लाख रुपए दे दिए, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन 31 मार्च 20 तक इस सप्लायर ने चेक क्लियर नहीं कराया। अब ये चेक क्लियर करा भी नहीं सकता क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। तो आप क्या करें? इस ट्रांजैक्शन को बीआरएस से हटाएं,
क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट में तो इसका इफेक्ट नहीं आया होगा, क्योंकि बैंक ने इसकी पेमेंट नहीं की, मैंने अपने बैंक बैलेंस को कम कर दिया। तो अब आप क्या करें, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मार्च के बाद अप्रैल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चेक लैप्स हो चुका है। तो आप वापस से इस लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, इस एंट्री को रिवर्स कर दो। इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेने की जगह इसको रिवर्स करो, आपका बैलेंस कम नहीं हुआ और सप्लायर की लायबिलिटी आज भी खड़ी है। तो चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम इंक्लूडेड अंडर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर केसेस जहां चेक्स बिकम स्टेल, that is 3 months or more have lapsed since the issue date, same should not appear in the BRS and should instead be taken back to the liabilities. Checking of all material reconciling items that are included under checks deposited but not credited by the bank, and verify that balances were credited subsequently after the balance sheet date. मैंने 31 मार्च से पहले चेक डिपॉजिट करा दिया 30 मार्च को, बट मेरे बैंक ने उसका क्रेडिट नहीं दिया। मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट कराया एंट्री पास कर दी, क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे चेक आया था वाई अकाउंट, मैंने अपने डेटर को क्रेडिट दे दिया। लेकिन चेक करिए, क्या बैलेंस शीट डेट के बाद ये अमाउंट एक्चुअल में मेरी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ? Checking of all material reconciling items included under any amount or charges debited or credited by the bank but not accounted for by requesting for the bank statement for period under audit and telling the same. So, सबसे पहले आपका काम है, you need to obtain BRS for all the accounts that are being maintained by the entity as at the reporting period and understand what is the process and the periodicity for preparing the BRS. Second point, ensure that BRS is signed by the authorized person so that responsibility may be assigned in case of any error. Verification of BRS shall entail, number 1, tally the balance as per cash book या bank book with the bank confirmation और statement. उसके बाद 3 पॉइंट हैं, आपको चेक करना है मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स। क्या क्या? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, और एनी अमाउंट और चार्जेस डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये हमारे बीआरएस के वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट, टैली द बैलेंस एज पर बैंक बुक विद द बैंक कंफर्मेशन और स्टेटमेंट, और उसके बाद चेकिंग ऑफ मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम विद रिस्पेक्ट टू checks issued but not presented for payment, check deposited but not credited by the bank, any amount or charges that is debited or credited by the bank but not accounted for in the books of account. ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, वेरी सिंपल वन। Confirm all year-end account balance maintained with the bank, जिसके लिए you have to give a request letter to the bank. In case of any discrepancies, यदि कंफर्मेशन जो आई है बैंक की तरफ से और जो बुक्स में बैलेंस दिया गया है वो आपस में मैच नहीं करते, client should be asked to investigate and reconcile the discrepancy, including we need to seek the confirmations or the explanation or the clarification from the bank or financial institution on any unresolved queries. Emphasize for confirmation of 100% of the bank account balances. However, in a remote situation where no reply is received, we need to perform the additional testing like agreeing the balance to bank statement received by the company or internet or online login to account in the presence of auditor. इंटरनेट बैंकिंग से आप चेक कर लीजिए बैलेंस को। प्रिपेयर अ फाइनल समरी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सर्कुलराइजेशन
एंड ड्रॉ द फाइनल कंक्लूजन। जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने सर्कुलेट की है उन सब की एक फाइनल समरी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अकॉर्डिंग बैलेंस क्या है और थर्ड पार्टी ने मींस बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना बैलेंस कंफर्म किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यदि कहीं पर डिफरेंसेस थे क्या वो रिकंसाइल हो रहे हैं, जो अनरिकंसाइल्ड आइटम बचती हैं उनके एक्सप्लेनेटरी रीजन सेटिस्फैक्टरी रीजन दिए गए हैं नहीं दिए गए, एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। सो क्या क्या पॉइंट आ गए? नंबर 1, कंफर्म ऑल ईयर एंड अकाउंट बैलेंस। डिस्क्रिपेंसीज के केस में क्लाइंट को कहिए इन्वेस्टिगेट करे और इन डिफरेंसेस की एक डिस्क्रिपेंसीज की एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करे। कोशिश करिए 100% ऑफ बैलेंसेस की कंफर्मेशन के लिए, और जहां पर रिप्लाई नहीं आता है वी नीड टू परफॉर्म द एडिशनल टेस्ट। एग्जांपल्स दिए गए हैं एडिशनल टेस्टिंग के। एक टॉपिक बीआरएस का इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉपिक डायरेक्ट कंफर्मेशन। वैल्यूएशन एक लाइन में लिखा हुआ है तो याद नहीं भी करोगे नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड अबव, ensure that all bank accounts that includes the foreign currency have been restated at the closing exchange rates. बाकी पॉइंट्स यही है जो ऊपर आपको एग्जिस्टेंस के लिए दिए गए हैं या डायरेक्ट कंफर्मेशन के लिए दिए गए हैं। तो वैल्यूएशन के लिए भी आप एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट्स को ही परफॉर्म करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो बैलेंसेस आपके फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है उनका कन्वर्जन रिक्वायर्ड है एट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। नाउ लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कैश एंड इक्विवेलेंट should be classified as balance with the bank, checks, drafts on hand, cash in hand, any other balance specifying its nature, any earmarked balance, the balance जिनके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जिसे किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, दैट इज फॉर एग्जांपल अनपेड डिविडेंड। आपको पता होगा कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 123 में जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिक्लेयर होने के 5 डेज में दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद अ शेड्यूल्ड बैंक सो दैट डिविडेंड कैन बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम दिस अकाउंट। बट यदि इस अकाउंट में कोई अनपेड बैलेंस है तो आप उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 30 डेज एक्सपायर होने के नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। तो जो बैलेंस ऐसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स में पड़े हुए हैं they needs to be disclosed separately. बैलेंस जो एज ए मार्जिन मनी या एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी बोरोइंग गारंटी और एनी अदर कमिटमेंट्स बैंक्स को अवेलेबल करवाए गए हैं, दे शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। एनी रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू सम बैलेंसेस, जहां पर आपके फॉरेन बैलेंसेस है आउटसाइड इंडिया आप रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, तो यदि कोई रिपेट्रिएशन की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है दैट नीड्स टू बी सेपरेटली स्टेटेड। बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 months मैच्योरिटी दे शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो कोई एफडी है 2 साल की, तो जिनकी मैच्योरिटी 12 महीने से ज्यादा की है तो ऐसे बैंक बैलेंसेस को सेपरेटली आपको शो करना होगा। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है शेड्यूल 3 की, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी क्लासिफाइड एज नंबर 1, हाउ मच अमाउंट इज ऑफ बैलेंस विद बैंक्स, checks and drafts in hand, cash in hand, any other. Earmarked balance needs to be separately stated. Balances held as the margin money or the security against the borrowing guarantee or commitment should be separately stated. Repatriation restriction to be separately stated. Bank deposits with more than 12 months maturity should be disclosed separately. तो separate disclosure 4 आइटम्स का earmarked balance, deposits with maturity more than 12 months,
balances held as margin money or security, or repatriation restrictions should be separately stated. So ये था हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन हो या डायरेक्ट कंफर्मेशन का क्वेश्चन हो या बीआरएस का क्वेश्चन हो, तो एक बार क्वेश्चन बैंक में से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा सा आई थिंक शायद बड़ा टॉपिक होगा, दैट इज ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन, सारी आइटम्स के अलग अलग, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इन्वेंट्रीज के वेरिफिकेशन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। अभी तक आपने जो टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, दैट इज ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक। यहां तक आप कह सकते हैं कि लगभग आपका 1/3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश करिएगा एक बार दोबारा से इन सारे 6 टॉपिक्स कवर अप किए हैं आपने। 6 टॉपिक में कौन कौन से? एक असर्शंस, देयर आफ्टर शेयर कैपिटल, देयर आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर बोरोविंग्स का, फिर ट्रेड रिसीवेबल का, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो एक बार इन 6 के 6 टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करने की, ठीक है। तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर, और नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक लेंगे ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज का। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।